हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि बहुत जल्दी हमारा DSSB TTT नेचुरल साइंस का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए हमारी DSSB रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक को कवर कर चुके हैं। मैन मेड मटेरियल, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो एक और रिप्रोडक्शन हम क्लास 10 से तो कवर कर ही चुके हैं। उसके बाद हमें रिप्रोडक्शन को कहाँ से कवर करना है, क्लास 12 से कवर करना था। क्लास 12 में आपके रिप्रोडक्शन यूनिट में 4 चैप्टर्स है, जिसमें से आज मैं आपको 4 चैप्टर के एमसीक्यू कवर करा रही हूँ। 3 चैप्टर के एमसीक्यू मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एमसीक्यू आज हम कवर करेंगे। आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड या फिर न्यूयॉर्क यूएसए। तो आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन दी थी और भी बहुत सारे काम हेल्थ से रिलेटेड वो करते हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया इनिशिएटेड इन। तो आपको बताना है कि इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो किस साल में शुरू हुआ था। तो आपको पता है इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1951 में। नेक्स्ट है, आरसीएच स्टैंड फॉर। तो आपको बताना है कि आरसीएच की फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड ह्यूमन केयर, रूटीन चेकअप ऑफ हेल्थ, रिवर्सिबल हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो आपको पता है आरसीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट है, 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के बताने कि ये सही है गलत है। Amniocentesis is often misused to know the gender of the child in India. Amniocentesis is used to check abnormality in India genetic disorder. तो आपको पता है जब बेबी जो है वो फीटस की फॉर्म में होता है, अपनी मदर के पेट में होता है, तो उसके बाहर क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एमनियोन फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर क्या किया जाता है? चेक किया जाता है कि बेबी के अंदर फ्यूचर में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। ये टेक्निक बनाई तो इसलिए गई थी। तो ये सेकंड वाला तो होता है। अब आते हैं फर्स्ट वाले पे। लेकिन इंडिया ने इसका एक अलग ही यूज निकाला। उन्होंने क्या यूज निकाला? वो इससे जेंडर पता करने लगे। इस फ्लूइड के थ्रू आप जेंडर भी जान सकते थे। और वो क्या करने लगे? जैसे ही वो जान जाते थे कि लड़की पैदा होने वाली है, तो उसको वो क्या कर देते थे? अबॉर्ट कर देते थे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सहेली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाय। तो आपको बताना है कि सहेली जो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो फीमेल के लिए डेवलप की गई, किसने डेवलप किया इसको? सीडीआरआई हैदराबाद ने, डीआरडीओ दिल्ली ने, आईसीआर दिल्ली ने या फिर सीडीआरआई लखनऊ ने। तो आपको पता है सहेली जो है एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का टाइप है और ये किसने बनाई है? सीडीआरआई लखनऊ ने बनाई है। आप मुझे कमेंट्स में सीडीआरआई की फुल फॉर्म लिख के बताएंगे और अपना स्कोर भी लिख के बताएंगे। नेक्स्ट है, Dash methods work on the principle of avoiding chances of ovum and sperm meeting. Dash is one of such method in which the couples avoid coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle respectively. आपको ये दोनों को respectively identify करना है। Barrier and coitus interrupt, IUDs and periodic absenteeism, natural and coitus interrupts, natural and periodic absenteeism. तो आपको पता है जो नेचुरल बैरियर मेथड होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है कि आप है ना ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग को अवॉइड करिए, वो इवेंट्स अवॉइड करिए जहां पर ऐसा होने वाला है। तो ये नेचुरल है। नेचुरल के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोइटस इंटरप्ट्स या फिर पीरियोडिक एब्सेंटिज्म। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फिट होगा वो क्या है? पीरियोडिक एब्सेंटिज्म फिट होगा, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि आपको डे 10 से लेके 17 के बीच में क्या नहीं करना चाहिए? कोइटस नहीं करना चाहिए, ताकि प्रेग्नेंट होने के चांसेस को अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट है, डैश इज अ मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। तो आपसे उस मेथड का नाम पूछा गया है जिसमें मेल पार्टनर क्या करता है? अपने पेनिस को इजैकुलेशन से पहले यानी कि स्पर्म को रिलीज करने से पहले ही फीमेल की बॉडी से बाहर निकाल लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक एब्सेंटिज्म, लैक्टेशनल एमिनोरिया, आईयूडीज या फिर कोइटस इंटरप्ट। तो देखो उसने कोइटस को क्या कर दिया? इंटरप्ट कर दिया, तो उसने इस प्रोसेस को रोक दिया है। तो कोइटस इंटरप्ट इसको हम बोलते हैं। प्रेगनेंसी अवॉइड करने का एक तरीका है, लेकिन 100% इफेक्टिव नहीं होता है, नेचुरल मेथड है। नेक्स्ट है, डैश मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो ऐसा माना जाता है कि जब बेबी का बर्थ होता है और मदर लैक्टेट कर रही होती है, दूध पिला रही होती है अपने बच्चे को, तो उसके पीरियड्स नहीं आते हैं उस टाइम पे।
और इसलिए है ना उसके प्रेग्नेंट होने का चांस बहुत कम होता है। ये भी 100% इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत सारी प्रेगनेंसीज इस वजह से भी हुई हैं। ये एक प्रकार का नेचुरल मेथड है और इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमिनोरिया बोलते हैं, लेकिन ये 100% इफेक्टिव नहीं है। जो तीनों नेचुरल मेथड है ना वो 100% इफेक्टिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है प्रेगनेंसी अवॉइड करने का। पीरियोडिक एब्सेंटिज्म, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ट्यूबिक्टोमी या फिर कॉइटस इंटरप्ट्स। तो देखो पीरियोडिक एब्सेंटिज्म जो है वो नेचुरल मेथड है, लैक्टेशनल एमिनोरिया जो है वो भी नेचुरल मेथड है, कॉइटस इंटरप्ट्स भी नेचुरल मेथड है, लेकिन जो ट्यूबिक्टोमी है, ठीक है, वो क्या होती है, सर्जिकल मेथड होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर बैरियर मेथड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बैरियर मेथड के अंदर आता है प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए। कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है ये तीनों के तीनों किसका काम करते हैं, बैरियर का काम करते हैं, चाहे कॉन्डम्स हो, चाहे डायफ्राम्स हो, चाहे सर्विकल कैप्स हो, सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल है। CUT, CU7, लिप्स लूप या फिर मल्टीलोड 375। तो देखो CUT, CU7 एंड मल्टीलोड 375 जो है वो नॉन मेडिकेटेड के एग्जाम्पल नहीं है। इसका नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल कौन होता है, लिप्स लूप होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल नहीं है। CUT, CU7, LNG20 या फिर मल्टीलोड 375। तो CUT कॉपर रिलीजिंग होता है, CU7 कॉपर रिलीजिंग होता है, मल्टीलोड 375 ये क्या होता है, कॉपर रिलीजिंग होता है, लेकिन जो LNG20 है वो हमारा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल है। प्रोजेस्ट्राट, LNG20, लिप्स लूप 2 and 3 या फिर 1 and 2। तो आपको पता है लिप्स लूप क्या होता है, नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल होता है, लेकिन जो प्रोजेस्ट्राट है एंड LNG20 है ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस अवॉइड प्रेगनेंसी बाय। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है वो किस मेथड के थ्रू प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। इंक्रीजेस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी, सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म। तो यस, जो हमारे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है वो फेगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं, यानी कि स्पर्म को खा जाने का काम करते हैं वो, इस वजह से प्रेगनेंसी अवॉइड होती है, बिल्कुल होती है। स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करने का काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं ना वो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, बिल्कुल करते हैं। सर्विक्स को होस्टाइल बना देते हैं स्पर्म के लिए, बिल्कुल बना देते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज। तो आपको बताना है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है जिनको हम आई पिल्स बुला रहे होते हैं, वो उनका सबसे मेजर कंपोनेंट कौन होता है, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन या फिर प्रोलैक्टिन। तो देखो ये जो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस प्रिवेंट ओव्यूलेशन, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, डिक्रीजेस फेकोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी। तो देखो जो कॉपर रिलीजिंग वाले इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है उनका मैकेनिज्म क्या होता है, वो प्रेगनेंसी को किस तरीके से अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब आप अपनी बॉडी के अंदर कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस इम्प्लांट करा लेते हैं तो जैसे ही स्पर्म एंटर करता है तो ये उसकी मोटिलिटी को सप्रेस करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस यूज्ड बाय वुमेन। तो वुमेन कौन कौन सा बर्थ कंट्रोल डिवाइस यूज करती है, डायफ्राम, वॉल्ट, कॉपर टी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डायफ्राम इस्तेमाल करती है, बिल्कुल करती है। वॉल्ट का इस्तेमाल करती है, बिल्कुल करती है। कॉपर टी का इस्तेमाल करती है, बिल्कुल करती है। सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हाउ डू पिल्स वर्क। तो ये जो आई पिल्स होती हैं किस तरीके से काम करती है। स्टेटमेंट 1 कहता है इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। स्टेटमेंट 2 कहता है कि ये सर्विकल म्यूकस की जो क्वालिटी है उसको चेंज कर देती है, ऑल्टर कर देती है और स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड कर देती है, रोक देती है। तो पिल्स जो है वो ओव्यूलेशन के साथ इंटरफेयर करती हैं, बिल्कुल करती हैं। इम्प्लांटेशन के साथ इनहिबिट करती है, बिल्कुल करती है। और सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को भी ऑल्टर करती है। तो ये सारे उसके मैकेनिज्म है काम करने के। नेक्स्ट है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्या मेथड है, केमिकल मेथड, बैरियर मेथड, स्टरलाइजेशन या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो देखो केमिकल मेथड क्या होता है, स्पर्मिसाइडल जेली जो होती है ना वो किसके अंदर आती है, केमिकल मेथड के अंदर आती है।
बैरियर के अंदर कौन आते हैं? कॉन्डम्स आते हैं। स्टरलाइजेशन के अंदर कौन आते हैं? ट्यूबिक्टोमिक एंड वॉसेक्टोमी आते हैं। और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के अंदर कौन आता है? CU7 आता है। ठीक है, तो फर्स्ट का B, सेकंड का C, थर्ड का A एंड फोर्थ का D। नेक्स्ट है डैश मेथड्स इन विच सर्जिकल ब्लॉक्स आर क्रिएटेड इन मेल्स डैश अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड एंड टाइड अप इन फीमेल्स डैश अ स्मॉल पार्ट ऑफ fallopian tube is tied up, identified respectively. Barrier, tubectomic vasectomy, natural vasectomy tubectomy, surgical vasectomy tubectomy, सर्जिकल ट्यूबिक्टोमिक वॉसेक्टोमी। तो सबसे पहली बात तो क्या है, सर्जरी वर्ड यूज हो रहा है, तो क्या है? सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड वाले दो ऑप्शन है। अब मेल्स के अंदर जो वास्ट डिफरेंस का पार्ट रिमूव किया जाता है, टाई अप किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वसेक्टोमी बोलते हैं कि ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। और फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब को टाई किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं। उन्होंने रिस्पेक्टिवली पूछा था, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपको MTP की फुल फॉर्म बतानी है। मेडिसिनल टर्शरी प्रोटेक्शन, मेडिकल टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। तो MTP की फुल फॉर्म क्या होती है, जिसको हम अबॉर्शन भी बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है डिजीजेस और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्सेज आर कॉल्ड। तो ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू स्प्रेड होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? STD, RTI, वेनरल डिजीजेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। वेनरल डिजीज बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर नॉट क्यूरेबल। इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो क्यूरेबल नहीं है, उसका इलाज नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, कंप्लीटली? जेनाइटल हर्प्स, हेपेटाइटिस B, HIV, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखो ये तीन ऐसी बीमारी है जिनका हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इनका परमानेंट क्योर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है STI कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू। तो STI कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकती है? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के थ्रू, नॉट यूजिंग प्रोटेक्शन सच एज कॉन्डम्स, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो आपको मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स इसीलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसके थ्रू क्या हो सकता है? आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। अगर आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो हो सकती है। तो बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है ART की फुल फॉर्म आपको बतानी है। आर्टिकुलेटेड रिवर्स टेक्निक, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टीम, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, एसिमिलेटिंग रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो देखो हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो नॉर्मली कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए कुछ टेक्निक्स डेवलप की गई है जिनको हम क्या बोलते हैं? ART बोलते हैं। तो ये क्या होती है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वुमेन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर बेबी ग्रोथ। मान लीजिए एक फीमेल है, उसका जो यूट्रस है वो बिल्कुल परफेक्ट है एक बेबी की ग्रोथ के लिए, लेकिन उसकी बॉडी ओवम को रिलीज नहीं कर पाती है। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? IUD, IUI, ICSI या फिर गिफ्ट? क्या यूज करते हैं? गिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि ओवम किसी से लिया जाता है, डोनर से लिया जाता है, और उसको बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसको क्या किया जाता है? गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि वुमेन की बॉडी सुटेबल है उसकी आगे की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्योर इनफर्टिलिटी इन कपल्स वेयर मेल पार्टनर हैज वेरी लो स्पर्म काउंट। तो आपको बताना है कि ऐसे कपल्स जहां पर है ना इनफर्टिलिटी क्योर करने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन से मेथड का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वहां पर जो मेल है उसके अंदर स्पर्म काउंट बहुत लो है? IUD, गिफ्ट, IUI या फिर नन ऑफ दिस। तो इस केस में हम क्या करते हैं? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज इज कॉल्ड। तो अगर आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो? स्पर्म और ओवम को इंजेक्ट कर रहे हो आपस में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? गिफ्ट, जिफ्ट, ET या फिर ICSI। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट है सिफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय। तो सिफिलिस जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, किसकी वजह से होती है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, राइनोवायरस, ट्रेपिनोमा पैलिडियम या फिर बेसिलस एंथ्रेसिस। तो सिफिलिस किसकी वजह से होती है? ट्रेपिनोमा पैलिडियम की वजह से होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है
वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 1 जुलाई को, 1 दिसंबर को या फिर 1 मार्च को? तो देखो वर्ल्ड एड्स डे जिसमें आप एचआईवी के बारे में लोगों को अवेयर करते हो, प्लस जितने लोग एचआईवी पॉजिटिव हो चुके हैं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, उनके साथ गलत बर्ताव ना किया जाए, इसके बारे में अवेयर करते हो। ठीक है, तो वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका 30 में से क्या स्कोर रहा। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।